हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट गाइड के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ हम एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, अग्निवीर, फायरमैन, मध्य निषेध और अन्य प्रकार के जितने भी एक दिवसीय एग्जाम हैं उन सभी के लिए जीके और जीएस को पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और इस क्लास को अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिए। तो आज की प्रश्न जो भी है उसको हम देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी सामवेद। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, कौन सा होगा दोस्तों सही उत्तर? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाएगा, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है और सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। इस प्रकार से भी आप याद रखिएगा, संगीत का वेद, संगीत का वेद सामवेद। और इसका और जाने तो याद रखिएगा, सामवेद का जो उपवेद होता है वो शिल्प वेद होता है। कौन वेद दोस्तों? शिल्प वेद। तो सामवेद का उपवेद शिल्प वेद और यहीं पे यजुर्वेद की उपवेद की बात की जाए तो दोस्तों धनुर्वेद भी याद रखिएगा, धनुर्वेद। और ऋग्वेद की उपवेद पूछा जाए तो आयुर्वेद। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 को आप समझ गए। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी है 10। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है और अध्यायों की संख्या 64 है। 10 मंडल है और प्रत्येक मंडल में 8-8 अध्याय है। इस प्रकार से आपका 64 अध्याय हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीता और ऑप्शन डी भागवत पुराण। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रामायण। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। रामायण की रचना पूछा जाए दोस्तों तो वाल्मीकि, वाल्मीकि याद रखिएगा। महाभारत की पूछा जाए तो महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी काला अशोक, ऑप्शन सी उदयन और ऑप्शन डी कनिष्क। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उदयन। उदयन जो था दोस्तों हर्यक वंश का तीसरा शासक था। हर्यक वंश का तीसरा शासक। हर्यक वंश का संस्थापक पूछा जाए आपसे, संस्थापक, तो ये भी बात याद रखिएगा, बिंबिसार। बिंबिसार, बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था और अजातशत्रु भी हर्यक वंश का ही शासक था और वो दूसरे नंबर का शासक था। अजातशत्रु को दोस्तों कुनिक भी कहा जाता है, कुनिक। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। ये सब आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिए गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि भविष्य में हम लोग जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सही समय पे आपको मिल जाएगी और आप वो क्लास लेकर
अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी छंदोग्य उपनिषद में और ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कौन सा होगा दोस्तों। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो होगा वो राइट हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का सूचना मिलता है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन ए जैनों का, ऑप्शन बी बौद्धों का, ऑप्शन सी सिखों का, ऑप्शन डी हिंदुओं का। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किसका है दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा, बौद्धों का। और जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे दोस्तों वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। और जैनों की बात की जाए तो टोटल इसमें 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर हैं जैनों में। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार और ऑप्शन डी अकबर। तो बताइए यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, बिंबिसार। बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था और अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। उदयन ने हम लोग ऊपर ही पढ़े थे, प्रश्न संख्या 1 जो था वो उदयन से संबंधित था, जो पाटलिपुत्र के रूप में चयन किया गया था उदयन द्वारा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, हर्ष आधा नाम लिखा हुआ है, और ऑप्शन डी फहयाल। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका सही उत्तर। भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट, कनिष्क। कनिष्क के समय दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। उसका जो अध्यक्ष था वो वसुमित्र था और उपाध्यक्ष जो था अश्वघोष था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 8 को हम लोग समझ लिए। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो बताइए यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कनिष्क। कनिष्क आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए दोस्तों तो ये जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। कौन आया था दोस्तों, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। उस पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका, इंडिका के लेखक कौन है दोस्तों, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, ठीक है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त को, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त को और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, समुद्रगुप्त।
भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है। ऑप्शन ए मुसलमान, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी सिथियंस और ऑप्शन डी मुगल। तो बताइए यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में था दोस्तों, अभी भी है उसका अंश। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है, कौन सा होगा सही उत्तर। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा मुसलमान। बख्तियारुद्दीन खिलजी जो था उसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया दोस्तों। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए शेख जमालुद्दीन, ऑप्शन बी अल बरूनी, ऑप्शन सी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन डी जियाउद्दीन बरनी। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका सही उत्तर। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा मिनहाज उस सिराज। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, तुगलकनामा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए बरनी, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी अमीर खुसरो और ऑप्शन डी इस्लामी। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तुगलकनामा के रचनाकार हैं, कौन सा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली और ऑप्शन डी भोजपुरी। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आपका सही उत्तर जो होगा वो खड़ी बोली हो जाएगा। खड़ी बोली ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहें। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के, ऑप्शन बी इल्तुतमिश के, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। ऑप्शन ए गुलबर्गा, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी बेलगाम और ऑप्शन डी रायचूर। तो कौन सा होगा दोस्तों सही उत्तर बताइए। बहमनी राजाओं की राजधानी थी, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट गुलबर्गा। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। यहाँ पे आपकी जितनी भी वैकेंसी जाती है उसकी नोटिफिकेशन, मतलब अन्य आपकी पढ़ाई लिखाई से जितनी भी संबंधित बातें होनी चाहिए वो इस चैनल पे की जाती है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए और साथ में जानकारी के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार बेल आइकन दबाए रहेंगे तो आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए फिर इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 8। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान की बात की जाए
वर्तमान की बात की जाए तो टोटल 12 अनुसूची है। 9वां अनुसूची, 10वां, 11वां और 12वां 4 अनुसूची को संविधान संशोधन की प्रक्रिया से जोड़ दिया गया। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए 9वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी पहला और ऑप्शन डी दूसरा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों ये जो आपका टॉपिक है अनुसूची, इसको हम लोग एक क्लास ऐसा लाएंगे जिसमें अनुसूची से संबंधित सारे प्रश्न को क्लियर कर लिया जाएगा। एमसीक्यू बैच का ही रहेगा। उसमें अनुसूची से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं क्वेश्चंस, वो क्लियर करा दी जाएगी। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान में 12 है। तो जो 9वीं अनुसूची थी उसको पहले ही संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और वो 1915 टू 1952 में हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा सही उत्तर, पहला जो। और यदि पूछा जाए 9वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो वो है भूमि सुधार नियम। भूमि सुधार जो अधिनियम है या भूमि सुधार अधिनियम, वो है आपकी 9वीं अनुसूची में और वह पहले ही संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू होती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी मणिपुर। तो प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो कौन से राज्य में नहीं होती है दोस्तों, आपको बताना है कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो देखिए यहाँ पे आपका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा मणिपुर यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो आपकी 6ठी अनुसूची है उसमें उत्तर पूर्व के 4 राज्यों की बात की गई है। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों की बात की गई है, 1 2 3 4। पहला आप याद रखिएगा असम, दूसरा मेघालय, तीसरा आप याद रखिएगा त्रिपुरा और चौथा याद रखिएगा मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य में लागू नहीं होता है, और यहाँ पे आपका जैसे इस प्रकार मणिपुर दिया है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मणिपुर हो जाएगा। इसमें लागू नहीं होता है 6ठी अनुसूची। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी आयरलैंड। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो किस संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर आपका आयरलैंड होगा, ऑप्शन डी। इसके साथ साथ और आयरलैंड से क्या लिया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा एक और बात ली गई है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया। और दूसरा कौन सी ली गई है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य दोस्तों, 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। तो ये 2 बातें जो है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है।
देखिए ये जो संविधान के स्रोत है इसको भी हम लोग एक अलग क्लास में लेंगे, जिसमें आपके सभी जो इम्पोर्टेंट संविधान स्रोत है कि कौन सा कहाँ से लिया गया है, किस देश से प्रेरित है, इसको एक ही क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो प्रश्न संख्या 22, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का विचार को ग्रहण किया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी जर्मनी। तो बताइए कौन सा होगा यहाँ पे आपका सही उत्तर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का विचार को ग्रहण किया गया है, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों न्यायिक जो पुनरावलोकन है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा अमेरिका। और अमेरिका से और क्या ली गई है दोस्तों, यदि इसकी बात करें तो बहुत सी चीज़ें ली गई हैं, जैसे प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये जो शब्द हैं वो अमेरिका से ही ली गई हैं। साथ में महाभियोग की प्रक्रिया, ये जो महाभियोग की प्रक्रिया आप देख रहे हैं, इस प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया। और क्या ली गई है दोस्तों, तो न्यायिक पुनरावलोकन हो ही गया, और ली गई है कि स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। और एक बात ली गई है, उसको लिखता नहीं हूं मैं लेकिन बता देता हूं, वो ली गई है कि राष्ट्रपति, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। तीनों सेनाओं मतलब थल सेना, वायुसेना और जल सेना, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो बताइए यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था, कौन सा होगा दोस्तों सही उत्तर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी होगा आयरलैंड। इस बात को मैंने ऊपर ही बताया था, अगर यदि ध्यान से सुने होंगे तो आपका ये प्रश्न सही हो जाता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा आयरलैंड। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी आयरलैंड। तो संघात्मक जो शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया, ये कौन सा देश है बताइए आप लोग, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, कौन सा होगा दोस्तों सही उत्तर। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा कनाडा। कनाडा आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल का पद, ये जो राज्यपाल का पद है यह कनाडा का संविधान से ही लिया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रस्तावना को, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार को, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व को और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, कौन सा होगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा प्रस्तावना। और इस प्रकार से अभी आपको पूछा जाए कि वह कौन सी अनुच्छेद है, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, वह कौन सी अनुच्छेद है जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो अनुच्छेद में जो बात की जाए भारतीय संविधान की आत्मा, तो वो अनुच्छेद आपका 32 आता है। ठीक है,
और 32 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता थे दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी नेपाल। तो बताइए यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर। आप जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और वो माउंट एवरेस्ट किस देश में है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा नेपाल। नेपाल यहाँ पे राइट हो जाएगा। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को दोस्तों क्या कहते हैं? सागर माथा। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 27, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए कोयम्बटूर, ऑप्शन बी मदुरै, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी चेन्नई। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, जापान का डेट्रॉयट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑप्शन ए नागोया, ऑप्शन बी कोबे, ऑप्शन सी ओसाका और ऑप्शन डी याकोहामा। तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर। जापान का डेट्रॉयट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? कौन सा होगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा, करेक्ट हो जाएगा, नागोया। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी भिलाई और ऑप्शन डी दुर्गापुर। तो बताइए कौन सा होगा यहाँ पे सही उत्तर। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों आप याद रखिएगा, झारखंड में स्थित जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है यह भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, और यह झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड में। ओके, चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर। भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा करेक्ट, बेंगलुरु। बेंगलुरु दोस्तों कर्नाटक की राजधानी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को, ये दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न था। प्रश्न संख्या 30 तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आ सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टा पे आपको डेली टेस्ट लिया जाता है, तो उसमें आप शामिल हो जाइए। और वहाँ पे करंट अफेयर भी अपलोड कर दी जाती है, जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आती है वीकली में, उसको अपलोड कर दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो गया। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।